आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर हैं। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। ये 18वीं शताब्दी का अवसान था। 19वीं शताब्दी अपने उद्भव की तैयारी कर रही थी, मगर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में रहने वाला लाला प्रताप नारायण श्रीवास्तव का परिवार गहरे विषाद की चपेट में था। लाला प्रताप नारायण की पत्नी को 2 संतानें हुई, मगर जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हो गई। तभी उन्हें एक पंडित के बारे में पता चला। दोनों उनसे मिलने गए। पंडित ने दोनों की बातें सुनने के बाद उन्हें 3 बर्तन दिए और कहा कि इस बर्तन को लेकर घर से दक्षिण की तरफ जाओ, जहां शाम हो जाए वहां रुक जाना और घर बनाकर हरिवंश पुराण सुनना। ऐसा करने से संतान का सुख मिलेगा। दंपति बर्तन लेकर गांव से पैदल चल पड़े। शाम होने को थी और दोनों इलाहाबाद के चक जीरो रोड पर थे। बाद में दोनों ने वहां घर बनाया। कुछ ही दिनों बाद उसी जगह पर सरस्वती देवी ने एक बेटी बिट्टन देई को जन्म दिया। इसके बाद भगवान देई हुई। लगातार 2 बेटी होने के बाद लाला प्रताप अब एक बेटा चाहते थे जो उनका वंश आगे बढ़ा सके। दंपति ने पंडित के कहने के मुताबिक उस स्थान पर हरिवंश पुराण सुना और संयोगवश 27 नवंबर 1907 को जन्म हुआ हरिवंश राय श्रीवास्तव का, जिन्हें हम आज हरिवंश राय बच्चन के नाम से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आज नामी गिरामी में कहानी मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट पूरी कर चुके हरिवंश अब काम की तलाश में थे। श्यामा बच्चन के साथ इस दौरान उनका ब्याह भी हो चुका था, तो जिम्मेदारी का भान भी कम उम्र में आना शुरू हो गया। उसी दौरान उनकी नौकरी लगी। पैसे भी ठीक ठाक मिल रहे थे, मगर रुचि साहित्य के प्रति ज्यादा थी। लिहाजा उन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ किया। अपनी लिखी कविता को वो अक्सर दोस्तों के बीच सुनाया करते। महफिल छोटी ही सजती, लेकिन वाहवाही खूब मिलती। यूं ही एक मर्तबा उन्होंने अपनी एक नई लिखी कविता दोस्तों के सामने रखी। काव्य पाठ खत्म हुआ तो उनके दोस्त बोल पड़े, हरिवंश, ये अब तक की तुम्हारी सबसे उल्लेखनीय रचना है, इसे किताब की शक्ल दो। पहले तो हरिवंश ने टाल दिया, लेकिन बाद में पता नहीं क्या ख्याल आया, उन्होंने कविता की कुछ कॉपी छपवा डाले। कॉपी लोगों के बीच आई तो तहलका मच गया और ज्यादा कॉपियों की मांग होने लगी, और देखते ही देखते लोगों के बीच आई हरिवंश राय बच्चन की पहली रचना ने ही सबको उनका दीवाना बना दिया। कविता का नाम था मधुशाला। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों, किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। ये 1933 का वक्त था जब मधुशाला पहली मर्तबा पढ़ी गई। इस कविता की बदौलत हरिवंश बाबू की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती चली गई, इजाफा होता चला गया। और आज के वक्त में भी जितनी कविताएं हमारे सामने हैं, जीवित हैं, उनमें मधुशाला का स्थान काफी ऊंचा है। हरिवंश राय बच्चन के ऊपर रिसर्च कर चुके जितेश इस बारे में बताते हैं। इस कृति ने हरिवंश बाबू को ही नहीं, पूरे हिंदी साहित्य को प्रसिद्धि दी। वे अचानक ही सामान्य कवि से असाधारण कवि हो गए। कारण कुछ भी हो, लेकिन देश की गुलामी, जिस तरह से हमारी मानसिकता गुलाम हो चुकी थी, उस दौर में इस कृति के सामान्य शब्दों ने, यथा प्रिय, प्रियतम, साकी, साकी बाला, प्याला, मधुशाला, इन शब्दों ने लोगों की जुबान को एक नए धरातल पर ला दिया।
उन्हें शब्दों की बारीकियों को समझने का मौका दिया। यद्यपि बच्चन का मानना था कि इस कृति के माध्यम से उन्होंने नए प्रतीकों को गढ़ा है। वे समाज, धर्म और राजनीति की रूढ़ियों पर करारा व्यंग करते हैं। यही कारण है कि बच्चन को सुनने के लिए लोग लालायित हो गए। सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हरिवंश की ख्याति फैलने लगी। लोग उन्हें उनके नाम से जानने लगे थे। मगर तभी एक घटना घटी। मधुशाला प्रकाशन के 3 वर्ष बाद 1936 में ही उनकी पत्नी श्यामा का निधन हो गया। अकस्मात इस घटना ने हरिवंश के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। वो अब कटे कटे से नजर आने लगे, लोगों से बात कम करते। ये देख हरिवंश के मित्र आदित्य प्रकाश जौहरी और प्रेम प्रकाश जौहरी काफी चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि अगर यूं ही चलता रहा तो हरिवंश बाबू का स्वास्थ्य दयनीय मोड़ ले लेगा। उन्होंने कुछ सोचा और आदित्य बाबू की पत्नी ने अपनी मित्र आयरिश से संपर्क कर उनका परिचय हरिवंश बाबू से कराया। आदित्य और प्रेम बाबू की कोशिश थी कि जीवन के जिस सिरे को हरिवंश बाबू पीछे छोड़ आए हैं, आयरिश की मार्फत उसे वो दोबारा थाम सके। हरिवंश बाबू भी अपने मित्रों की इस कोशिश को भलीभांति समझ रहे थे। बावजूद इसके वो खामोश रहे। वो खुद भी तंग जीवन को एक बेहतर आयाम, खूबसूरत आयाम देने की कोशिश में थे। मगर अलग परवरिश में पली बढ़ी आयरिश हरिवंश बाबू को उतनी महत्वता नहीं दे रही थी जिनकी उम्मीद वो उनसे कर रहे थे। कुछ मुलाकातों में ही वो समझ गए कि आयरिश से दोस्ती व्यर्थ है। उन्होंने आयरिश से ध्यान हटाया और वापस अपने काम में मन लगाने लगे। एक रोज वो पंजाब के अबोहर में कवि सम्मेलन में पहुंचे। रात को प्रेम प्रकाश जौहरी का एक टेलीग्राम उन्हें मिला। लिखा था, जितनी जल्दी हो सके बरेली आ जाओ हरिवंश, जरूरी काम है। हरिवंश उसी रात बरेली के लिए निकल पड़े। प्रेम बाबू के यहां पहुंचे तो मालूम चला एक महिला को भी बुलाया गया है। उसका नाम तेजी है, जो कि प्रेम बाबू की ही मित्र थी। कुछ घंटों बाद तेजी कमरे में दाखिल हुई। हरिवंश बाबू की नजरें जब उन पर पड़ी तो हटने का नाम ही न ले। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी नजरें संभाली और प्रेम बाबू की ओर देखने लगे। आंखों ही आंखों में दोनों की कुछ बात हुई और तय हुआ कि क्यों ना बरेली घूमा जाए। उसी रात तांगा बुलाया गया तो तेजी के बगल में हरिवंश जाकर बैठ गए। तभी तेजी ने कहा, मुझे आगे बैठना है, उस जगह हवा मुझे स्पर्श करेगी, वहां का मजा कुछ और ही होगा। अब इतना सुनना था कि हरिवंश बाबू की जुबान से कुछ शब्द फूट पड़े, अगर आप वहां बैठेंगी तो मुझे भी वहीं बैठना पड़ेगा। ये सुनते ही तेजी अवाक हो गई। उस रोज बस वो मुस्कुरा कर रह गई। कुछ महीनों बाद एक मुलाकात और हुई। नया साल दस्तक देने वाला था। तय हुआ कि नए साल का आगाज हरिवंश बाबू की कविता को सुनते हुए किया जाएगा। दोस्तों की महफिल जम गई। तभी हरिवंश बाबू ने अपनी कविता पढ़नी शुरू की। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं मैं दुखी जब जब हुआ, संवेदना तुमने दिखाई। मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा, रीत दोनों ने निभाई। किंतु इस आभार का अब हो उठा है बोझ भारी। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। एक भी उच्छ्वास मेरा हो सका किस दिन तुम्हारा। उस नयन से बह सकी कब इस नयन की अश्रुधारा। सत्य को मूंदे रहेगी शब्द की कब तक पिटारी। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। हरिवंश की आवाज में इस कविता को सुनते ही माहौल गमगीन हो गया। सामने बैठी तेजी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये एक नए रिश्ते की शुरुआत थी जिसने आगे चलकर 1941 में हरिवंश बाबू और तेजी के ब्याह के बाद एक नया रूप ले लिया। हरिवंश राय बच्चन की कविता की बात करें तो वो समाज के हर पहलुओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। कभी तो वो सत्ता से सीधे हाथ भिड़ती है तो कभी प्रेम की उपासना करती हुई नजर आती है। मोटे तौर पर हरिवंश राय बच्चन ने लगभग 6000 कविताएं लिखी हैं। यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे अपने साहित्यिक सफर की शुरुआत कहानी से करते हैं, लेकिन वे अपनी कहानी से संतुष्ट नहीं होते हैं और वे कविता की ओर मुड़ते हैं। एक कवि हैं ईरान के जिनका नाम खयाम है, उमर खयाम। वे उन्हें काफी प्रभावित करते हैं। इसी प्रभाव ने मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश को जन्म दिया।
ये वो काव्य कृति है जिसने पूरे देश में अपनी एक अलग छाप रखी। प्रथम पत्नी श्यामा के अचानक देहावसान ने उनकी कविताओं को मॉर्बिड बना दिया। ये मॉर्बिड कविताएं ऐसी कविताएं होती हैं जिसमें जीवन से मोहभंग हो जाता है। इन कविताओं को उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और आकुल अंतर में देखा जा सकता है। बाद में जब तेजी के साथ उनका विवाह होता है तो उनकी कविताएं अचानक से ही जीवन के साथ जुड़ने लगती हैं, जीवन को पाने के लिए व्याकुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन के सत्य को स्वीकारना शुरू कर दिया था। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ भी देखा जाता है। अपनी कविता के जरिए अहम मूल्यों का संदेश दे रहे हरिवंश बाबू का मन एक बात से हमेशा विचलित होता। किसी भी कवि सम्मेलन में तब कवियों को काव्य पाठ करने के पैसे नहीं दिए जाते थे। ऐसा मान लिया जाता कि सामने बैठे दर्शकों की वाहवाही से ही उनका पेट भर गया। इसी से जुड़ा एक किस्सा है 1954 का। इलाहाबाद के पुराने शहर जानसेनगंज में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, गोपी कृष्ण गोपेश और उमाकांत मालवीय सरीखे कई लोकप्रिय कवि बुलाए गए थे। प्रोग्राम शाम में शुरू होना था। सभी कवि सम्मेलन में भी पहुंच गए थे, लेकिन तभी हरिवंश राय बच्चन ने स्टेज पर पहुंचते ही गुस्से में काव्य पाठ करने से मना कर दिया। उन्होंने भड़कते हुए कहा, जब टेंट माइक वालों को पैसे मिलते हैं तो कवि को क्यों नहीं, जबकि कवियों की वजह से ये महफिल सजती है, वरना कवि सम्मेलन का क्या मतलब। उस दौरान बच्चन साहब की मधुशाला से लेकर मधुकलश, मधुबाला जैसी काव्य रचनाएं धूम मचा रही थी। उनकी बात मान ली गई। कवि सम्मेलन खत्म होने के बाद बच्चन साहब को आयोजक मंडल ने 101 रुपए दिए। उनके दोस्त कवि गोपी कृष्ण को 51 और उमाकांत मालवीय को 21 रुपए मानदेय मिले। इसी तरह का एक किस्सा है जो अमिताभ बच्चन ने आज तक एजेंडे पर सुनाया था। तो मैंने सीनियर कैम्ब्रिज किया था, उसके बाद ग्रेजुएशन किया 3-4 साल यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लेकिन उसके बाद जब नौकरी ढूंढने गए तो कहीं मिले नहीं, और एक तरह से बड़ी एक फ्रस्ट्रेशन रहती थी, क्या करें, ग्रेजुएशन हो गया, कहाँ नौकरी मिलेगी। तो हम लोग साथीगण सब बैठ करके यहीं दिल्ली के कॉफी हाउस में बैठ करके कोसते थे, यार ग्रेजुएशन हो गया, कहीं नौकरी नहीं मिल रही, क्या किया जाए। एक दिन एक भाई साहब थे, उन्होंने कहा, यार ऐसा है, गलती हमारी नहीं है, गलती हमारे माता पिता की है, और गलती यह है कि उन्होंने हमें पैदा क्यों किया यार, दिस इज द प्रॉब्लम। पैदा किया इस वजह से आज हम लोग। मुझे लगा कि ये बहुत सही बात बोल रहा है, और जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार बाबूजी के सामने में गया। कभी भी उनके सामने मैंने ऊंचे स्वर में बात नहीं की। मैंने कहा, आज मुझे पता चल गया है कि वजह क्या है इन सब बातों की, आपने मुझे पैदा क्यों किया था। बाबूजी शांत रहे, कुछ बोले नहीं, और हम विलिंगडन क्रेसेंट में, जो कि अब उसका नाम शायद बदल गया है, मदर टेरेसा क्रेसेंट हो गया है, 3 मूर्ति के बगल में मकान था, वहाँ वो सुबह सुबह 4 बजे घूमने जाया करते थे। पीछे डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, अब तो बहुत सारी एम्बेसीज बन गई वहाँ पर, पहले जंगल बियाबान होता था वहाँ। और वो 4 बजे उठ करके वो जब जाने लगे तो वो मुझे उठाते थे पढ़ने के लिए। तो एक कागज़ छोड़ गए बिस्तर पर, और मैं जब उठा तो मैंने देखा कि उन्होंने एक छोटी सी कविता लिख करके, जो रात को मैंने उनसे कहा था, उसके उत्तर में उन्होंने ये कविता लिखी कि जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था। जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था, और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं है कि मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया, और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं कि मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया था, और मेरे बाप को उनके बाप ने बिना पूछे उन्हें, और उनके बाबा को बिना पूछे उनके बाप ने उन्हें। जिंदगी और जमाने की कश्मकश पहले भी थी, आज भी है, शायद ज्यादा, कल भी होगी, शायद और ज्यादा। तुम ही नई लीक रखना, अपने बेटों से पूछकर उनको पैदा करना। गीतकार राजा मेहंदी साहब और हरिवंश में बहुत अच्छी दोस्ती थी। राजा मेहंदी साहब अपने काम के सिलसिले में अक्सर बरेली आए जाया करते। बाद में जब दोनों बरेली छोड़कर इलाहाबाद आए तो उनके दोस्त अक्सर उनसे शादी की बात किया करते और सवाल करते कि शादी कब कर रहे हो। एक बार यूं ही तेजी से राजा साहब की मुलाकात हुई, तब उन्होंने भी तेजी से यही सवाल किया कि हरिवंश बाबू से शादी कब कर रही हैं आप। तेजी ने इस सवाल का तबाक से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरा झुमका तो बरेली के बाजार में गिर गया।
अब इस कथन के कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे दिल हार जाना, या दोनों ने सगाई कर ली है और जल्द शादी भी कर लेंगे। बाद में हरिवंश बाबू और तेजी की शादी भी हो गई, लेकिन राजा मेहंदी अली खां के दिमाग में ये जवाब कई सालों तक घूमता रहा। 1969 में डायरेक्टर राज खोसला, सुनील दत्त और साधना स्टारर एक मूवी बना रहे थे, साया। गीतकार के रूप में राजा मेहंदी को चुना गया। जब बारी डांस नंबर लिखने की आई तो उन्हें सालों पुराना तेजी का किस्सा याद आया, जिसमें उन्होंने बरेली के झुमके का जिक्र किया था, और फिर अस्तित्व में आया गाना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा। हरिवंश बाबू ने कैम्ब्रिज से साल 1954 में अंग्रेजी में पीएचडी डिग्री भी हासिल की थी, लेकिन कविताएं वो अक्सर हिंदी में ही लिखते रहे। फिल्मों से भी ज्यादा जुड़ाव उनका रहा नहीं, मंचों से ही उनका ज्यादा राब्ता रहा। 1976 में आई एक फिल्म है कभी कभी, जिसमें हरिवंश बाबू और तेजी बच्चन ने राखी के माता पिता का रोल किया। तकरीबन 700 गीत हैं उनके नाम, जिसे फिल्माए गए हैं। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, कोई गाता मैं सो जाता। सच्चाई यही है कि उनके पास फिल्मों के लिए कोई अवकाश नहीं था। एक साथ उन्होंने कई साहित्यिक जीवन को जिया, कभी समीक्षक, कभी निबंधकार, कभी आत्मकथाकार, कभी कहानीकार, कभी अनुवादक, तो कभी संपादक, जनकवि भी बने। यूं कहें कि फिल्मों के लिए लिखना कभी उनकी रुचि में शामिल नहीं था। यही कारण है कि उन्होंने फिल्मों में कम लेखनी की, बावजूद इसके वे मंचों पर लोकप्रिय बनते रहे। कविताओं से खुद को परिभाषित करने वाले हरिवंश राय बच्चन 1967 से 1972 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उनकी पत्नी तेजी बच्चन इंदिरा की बहुत प्रिय मित्र थीं। 1976 में हरिवंश बाबू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और 2003 में हरिवंश राय बच्चन के स्वर्गवास ने एक स्वर्णिम काल पर विराम लगा दिया, जिसने ना जाने कितने लोगों को कविता पढ़ने के लिए प्रेरित किया। हरिवंश का नाम आज भी जब सुनाई पड़ता है तो उनकी कविता के बोल खुद ब खुद मन में गूंज उठते हैं। उम्मीद है आपको नामी गिरामी का ये एपिसोड पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो तो लिख भेजिए। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है, और चलते चलते हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत ही लोकप्रिय कविता अग्निपथ के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। इजाजत दीजिए, शुक्रिया। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रुश्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।